पत्रकारिता साहित्यकारों को ही वेदना दे रही है, पीड़ा दे रही है, उन्हें कुचल रही है, उनकी सारी मेहनत पर पानी डाल रही है। क्योंकि आज की पत्रकारिता को अब मनुष्य नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा राजनीतिक मनुष्य चाहिए जिसके भीतर निर्माण और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाए। उसमें ऐसे ऐसे विचार और पूर्वाग्रह ठूस दिए जाएं कि वह विवेक की जगह भावनाओं से संचालित हो। वो सब कुछ करे मगर विचार ना, दिमाग का इस्तेमाल ना करे। भारत की पत्रकारिता राजनीतिक मनुष्य के निर्माण में लगी हुई है, उस राजनीतिक मनुष्य के निर्माण में जिसकी बुनियाद उसकी धार्मिकता के ऊपर जिसकी बुनियाद जो है उसकी धार्मिकता पर खड़ी की गई। जबकि साहित्य को एक ऐसा मनुष्य चाहिए जिसका सतत सामाजिक निर्माण होता रहे, उसकी संभावना उसमें मौजूद रहे, नए नए मूल्यों से उसमें बदलाव होता रहे, वह विचारों का इस्तेमाल कर सके। इसी कामना में मुझे लगता है कि साहित्यकार अपनी रचना के भीतर रचना और समाज दोनों से विद्रोह करता है। साहित्य आज भी विवेक के विस्तार को अपना उद्देश्य मानता है, लेकिन पत्रकारिता, आज की पत्रकारिता विवेक के विध्वंस को अपना ध्येय मानती है। समाज में पहले से ही हम सब जानते हैं, कहने की जरूरत भी नहीं कि कई स्तर पर जड़ताएं मौजूद हैं। अब इन जड़ताओं पर मूर्खताओं की चादर लपेट दी गई ताकि सूचनाओं के जरिए विवेक के विस्फोट से, जो सूचनाओं से विवेक का विस्फोट होता है, उससे निकलने वाली किरणें, जिन्हें आप विकिरण कहते हैं, चादर को भेद ना पाए। आप विद्रोह करेंगे, सवाल करेंगे तो मीडिया और सोशल मीडिया की रफ्तार उस विद्रोह को ही ब्रांड में बदलकर बिस्कुट के ऊपर चिपका दे और उसका नाम रिबेल रखती। उसके आसपास मीम मुहावरों से इतने हमले हो जाएंगे कि विवेक मुरझा जाएगा। आपकी रचना को छोड़ के आपके व्यक्तित्व, आपके कृतित्व को लेकर इतना कुछ कह दिया जाएगा कि रचना की बात कहीं खो जाएगी। इंसान ने रफ्तार को हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी की हदों का विस्तार तो कर दिया, अभी और कर रहा है। उसे लगा होगा कि समय बच जाएगा, लेकिन आज समय तो बच रहा है मगर इंसान नहीं बच रहा है। वह झुंड से निकल रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी की रफ्तार उसे वापस झुंड में भेज रही है। इंसानों का समूह झुंड में हर लौटती भेड़ों के समूह से अब अलग नहीं है। रफ्तार के कारण सूचनाएं हर तरह की संवेदनाओं से अलग की जा चुकी हैं। दर्शक या पाठक का गला किसी चीज को देखते हुए अभी रूंधना भी शुरू नहीं होता है कि उसकी आंखों पर किसी और दृश्य का हमला हो जाता है और वो हंसने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। एक चीज और है कि जिन सूचनाओं से विवेक का निर्माण होता है, उन सूचनाओं को ही विस्थापित कर दिया गया, हटा दिया गया है। उनकी जगह नए नए इवेंट रचे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कब किस इवेंट में होंगे आप नहीं जानते। एक ही समय में इस देश में उनके लिए कई तरह के इवेंट की रचना हो रही होती है, कभी गुजरात में, कभी दिल्ली में, कभी लाल किला पर, कभी बिहार में, और उन्हीं इवेंट को सूचनाओं के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। उसका कवरेज ऐसे होता है जैसे वो न्यूज इवेंट। धर्म के नाम पर हर समय समाज के भीतर एक दूसरी प्रक्रिया है जो साथ साथ चल रही है। शत्रु की खोज हो रही है। आप दोस्त हो सकते हैं, या आप पर निर्भर नहीं हो सकता है। दो समुदायों के बीच की दोस्ती आप नहीं संभाल सकते। इस पर निर्भर करता है कि सामने वाले को क्या मानने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरी सोसाइटी को दिन रात व्हाट्सएप के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो लगातार अपने सहोदर नागरिक को दुश्मन माने, और जब उसे कुछ नहीं मिल रहा है उसकी आदतों में, उसके व्यवहारों में, उसके खाने पीने की चीजों में जाकर, उसकी आस्थाओं में, उसके उठने बैठने के तरीकों में जाकर उसे वो दुश्मन के रूप में स्थापित कर रहा है। क्योंकि धर्म की राजनीति का मकसद इस दुश्मन से लड़ना है। धर्म की राजनीति का मकसद धर्म के आधार पर भी जो उसमें दावा करते हैं लोग, सो कॉल्ड कि हम न्याय और उस तरह की करुणा की स्थापना करेंगे, उस तरफ जाने का उसका इरादा नहीं। तो इस वक्त इस धर्म की राजनीति के बाहर
जिस राजनीतिक मनुष्य के निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसकी राह में किसी प्रकार की अब कोई बाधा नहीं, कोई वैचारिक बाधा नहीं। उसने उस मैदान पर कब्जा कर लिया है जिसे साहित्य के लिए हम सभी ने छोड़ा था, या जो साहित्य का था वहां भी कब्जा कर लिया है। और सत्ता ने अपनी गति इतनी तेज कर दी है कि उसके पास जाति और लिंग से जुड़े सवालों के लिए अब वक्त नहीं, बल्कि उन सारे सवालों को वो अपने तरफ से पेश करे। आप उन अंतर्विरोधों को उभारना चाहते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस सामाजिक पीड़ा को बाहर ला सकें और एक नए पहचान या नई अभिव्यक्ति की तरफ बढ़ सकें जिसमें सामाजिक न्याय हो। लेकिन उसकी जगह धर्म की एकता के नाम पर इन सारी प्रक्रियाओं, सामाजिक न्याय के विचारों को जातिवादी करार दिया जा रहा है। जो जातिवादी वही सामाजिक न्याय की अवधारणा को जातिवादी कहते हैं। और ये सारी बातें राजनीतिक मनुष्य के निर्माण के एजेंडे से मेल भी खाती हैं। उस फ्रेम के भीतर वह जाति और जेंडर के आधार पर होने वाली नाइंसाफी की बात कर लेते, और जब वैक्सीन का सपना दिखाकर जैसे मलेरिया की बीमारी का टैबलेट दे दो, उसी तरह से वो धर्म की एकता, जातियों की एकता के नाम पर एक धर्म का एक टैबलेट दे देते हैं और गर्व का एक ऐसा गोद समाज में घुसा देते हैं कि वो मलेरिया की दवा खाकर भी खुद को विजेता समझ रहा होता है, घूम रहा होता है कि भारत ने मलेरिया की दवा देकर दुनिया में मानवता का परिचय दिया है। इस दवा का जिस बीमारी में कोई रोल नहीं। राजनीतिक मनुष्य विद्रोह के बाद विजेता नहीं होना चाहता, बल्कि विद्रोह के बाद के बिना ही विजेता होना चाहता। बड़ा अंतर। वो एक तरह से वो अधीनस्थ होना चाहता है, उसे अपनी जड़ताओं को बचाना है। लेकिन साहित्य उन जड़ताओं पर प्रहार कर रहा है, इसलिए उसका झगड़ा साहित्य से भी होगा। राजनीतिक मनुष्य आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपके मोहल्ले में, आपके संगठन में आकर झगड़ा करेगा कि यहाँ पर चार लोग विवेकवान या सवालों को लेकर विचार करते हुए कैसे बचे, या फिर साहित्य की इस धारा को तालाब के किनारे वो छोड़ देगा और अपने बनाए समंदर की लहरों पर वो सवारी करने चला जाए। तो मैं वही बता रहा हूं जो मैं अक्सर देखता हूं, महसूस करता हूं। आप क्रांति की बात करेंगे, स्टेट आपको शक की नजर से देखेंगे, लेकिन वही स्टेट अपनी हर योजना के आगे क्रांति लगाकर जनता के सामने छाती फुलाने लगता है। इन दिनों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 चल रहा है। पहली 3 क्रांतियों का आपको पता तक न चला होगा, मुमकिन है चौथी का भी ना हो। यहाँ गरीबी कम नहीं होती है, तो बताया जाता है कि अति गरीबी में कमी आ गई। गरीबी दूर करने का इतना दबाव था कि उसकी कई श्रेणियां बना दी गई। अब उन श्रेणियों के भीतर गरीबी दूर की जा रही है। उसी तरह से जैसे मध्यम वर्ग के पीछे निम्न मध्यम वर्ग की श्रेणी लगा दी गई है ताकि उसे गरीब होने से बचाया जा सके और कुछ दिनों तक निम्न मध्यम वर्ग की श्रेणी में रखा जा सके। जैसे ऊंची मंजिल पर काम कर रहे मजदूर को आप देखेंगे तो उसे गिरने से बचाने के लिए ठीक उसके नीचे की 2-3 मंजिलों के नीचे जाल लगा देते हैं ताकि वो जमीन पर ना गिरे, गिरे भी तो हवा में लटका रहे। इस हिसाब से योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अगर आपके पास एयर कंडीशन है तो आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एयर कंडीशन वाले हैं तो सौर ऊर्जा पर सब्सिडी आपको मिल जाएगी, तो आप सोलर पैनल लगा सकते हैं और फिर सस्ती ऊर्जा के बाद और नए एयर कंडीशन लगा सकते हैं। तो सवाल है कि सब कुछ इतने बड़े स्केल पर और एक साथ हो रहा है कि इसको विवेक की जो प्रक्रिया है उस पे उसके भीतर रखकर प्रोसेस करना, उसको देखना समझना अब आसान नहीं रहा। और जब तक आप समझते हैं एक नया इवेंट आता है, एक नई घटना आती है, फिर से आपको खींचकर वहीं ले जाती है। और ये सब कुछ भी अकस्मात सडनली नहीं होता है, ये सब तय रास्ते से होता है। अब राजनीति में पैसे और टेक्नोलॉजी के कारण ऐसी व्यवस्था संभव है। तो मैं जिस राजनीतिक मनुष्य की बात कर रहा हूं वो संवैधानिक पत्ता ही नहीं, मगर गजब किस्म का धार्मिक। वो संविधान की रक्षा का संकल्प लेने में बहुत आलस्य करेगा, लेकिन धर्म की रक्षा का नाम सुनते ही तलवार उठा। उसने धर्म की रक्षा का राजनीतिक यूनिफॉर्म भी सिलवा लिया है। क्या साहित्य, अक्सर मेरे दिमाग में आ रहा था, क्या विद्रोही साहित्य ऐसे राजनीतिक मनुष्य को जड़ता और मूर्खता से बाहर ला सकता है? उसका काम तो यही है, पहले भी यही करता रहा, लेकिन अब जब इसका स्केल इतना बड़ा हो गया है तो वो खुद को कहां देख रहा है?
मैं इसका जवाब हाँ में ही देना चाहूंगा और है भी हाँ में। मुझे आप सभी रचनाकारों के श्रम पर यकीन है। भले ही आपकी लिखी हुई बातों को YouTube की लाइक्स और ट्विटर के फॉलोअर्स के पैमाने पर लाखों करोड़ों लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बदलाव के लिए जिन 100, 200, 1000 लोगों की जरूरत है, उनके विवेक को आप स्पर्श कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं और नए तरीके से सोचना सिखा रहे हैं। आपकी कहानियों ने, कविताओं ने अभी तक मानव सभ्यता को लगातार भरने का काम किया है। आगे भी इनका यही काम रहेगा। जरूर विद्रोह मुश्किल हो गया है, लेकिन आसान तब था। आज रचने का मकसद पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है और आज किसी भी साहित्यकार के इम्तिहान का वक्त भी है। अपनी चुप्पी को अब कोसिए मत, अपनी रचनाओं को देखिए, नए सिरे से लिखिए, बार बार लिखिए। एक बेहतर मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया में आपको नए सिरे से विद्रोह करना होगा। साहित्य के भीतर भारी विद्रोह की आवश्यकता है। उसके भीतर भी बहुत जड़ताएं आ गई। उसकी गति से विद्रोह, उसकी मति से विद्रोह। एक ऐसा साहित्य आए जो लोगों को नए सिरे से नैतिक संबल दे। उसके मूल्यों के सहारे लोग धर्म को बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास करें। इतनी जल्दी आप लोगों को धर्म के दायरे से बाहर नहीं ला सकते, लेकिन जिस धर्म के इस्तेमाल से, जिन लोगों को, जिस समाज को आप जड़ताओं से बाहर निकाल कर लाए, उसे फिर वापस खींचा जाता है। इसलिए भावनाओं के बेहतर संचालन के लिए जरूरी है कि साहित्य में विद्रोह हो और विद्रोही साहित्य सम्मेलन हो। और इसलिए मुझे लगता है कि ये वक्त आपकी ज्यादा बड़ी भूमिका की मांग कर रहा है, ताकि समाज या समाज में कुछ लोग ही मनुष्यता का निर्वाह कर सकें। हम टेलीविजन वालों ने और हमारे माध्यम का सहारा लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने समाज के विवेक को जिस तरह से ध्वस्त किया, आज अच्छे से अच्छे लोग, बुरे से बुरे लोग, विवेकवान विवेकहीन, विचारवान विचारहीन, इस तरह के किसी भी पैमाने से आप दो लोगों में फर्क नहीं कर सकते। रफ्तार के कारण उसके पास वक्त नहीं है। साहित्य की प्रक्रिया बहुत धीमी है। क्या साहित्य उस धीमी प्रक्रिया में के तहत इन रफ्तार को पकड़ सकता है, उसकी पूंछ पकड़ सकता है? ये बहुत जरूरी है इस सवालों से, इस तरह से सवालों से टकराना। जिस तरह की सांप्रदायिक पहचान हमारे भीतर कर दी गई, उससे आज के नागरिकों को मुक्ति दिलाने के लिए केवल साहित्यिक संघर्ष काफी नहीं होगा, केवल संवैधानिक संघर्ष काफी नहीं होगा, केवल सूचनाओं का संघर्ष काफी नहीं होगा। हमारे सारे जो पैमाने थे, जो उपकरण थे, उन सब को हमसे छीन लिया गया है। चाहे आप हों, चाहे हम हों, हमारे पास है, बातें हैं कहने के लिए, लेकिन हम जहां कह रहे हैं उसे इसी जहां में अपायत कर दिया गया है। तो बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर और इस कार्यक्रम में शामिल लोग, लातूर के लोग, इस विचार को सुनेंगे कि इस वक्त भूमिका दिल्ली की नहीं है, इस वक्त भूमिका मुंबई की भी नहीं है। वहां के लोगों ने समझौते कर लिए। इस वक्त भूमिका लातूर की है, चंपारण की है, या फिर किसी दूर दराज के कस्बे की है, जहां पर अभी भी लोगों में लोग होने की संभावना बची हुई है, चाहे उनकी मासूमियत के कारण, चाहे उनके किसी और प्रकार के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण। लेकिन तकनीकी लगातार बहुत तेज रफ्तार से इस राजनीतिक मनुष्य के निर्माण की दिशा में उन सब पर हमले कर रही है, उनको रौंद रही है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं यही चाहता हूं कि एक नया साहित्य खड़ा हो जाए, नई कविता खड़ी हो जाए, कहने का नया अंदाज खड़ा हो जाए, नए सवाल खड़े हो जाए, जो हम सबको नए सिरे से झकझोरे और बातों को कहने का एक नया समाज दे, सुनने का एक नया समाज। धन्यवाद।